हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे हैदराबाद की सीरीज़ के 4th वीडियो में, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा सालार जंग म्यूज़ियम के बारे में। मेरे सामने म्यूज़ियम की मेन एंट्री है। सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद की मूसी रिवर के बाजू में ही सिचुएटेड है। सालार जंग कोई जंग का नाम नहीं है। इनफैक्ट नवाब मीर यूसुफ अली खान 1889 टू 1949 ये 7th नवाब और 3rd मिनिस्टर थे हैदराबाद सिटी के, जिनकी पोस्ट का नाम सालार जंग था। म्यूजियम का नाम सालार जंग इसलिए है क्योंकि इन्होंने निज़ाम और बहुत ज़्यादा राजा महाराजाओं के आर्ट इफेक्ट्स के कलेक्शन यहाँ पर जमा करवाए थे। ये तो हो गई है म्यूजियम की बैकग्राउंड की हिस्ट्री। और म्यूजियम में इतनी ज़्यादा आइकॉनिक चीज़ें और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, इसको अब हम अंदर जाके देखना शुरू करते हैं। पहला आर्टिफैक्ट म्यूजिकल क्लॉक है, जिसको इंग्लैंड की कंपनी कुक एंड कैल्वी ने बनाई थी लेट 18th सेंचुरी में। ये इस दुनिया में सिर्फ दो ही जगह पे है, एक तो इंग्लैंड में और दूसरा इस जगह यानी इस म्यूज़ियम में रखी है। इस घड़ी में टोटल 350 पार्ट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एक भी नहीं है। ये घड़ी एनालॉग और डिजिटल टाइम दोनों भी बताती है, साथ ही साथ डेट, डे और ईयर भी। ये बन के आई थी इंग्लैंड से, बट असेंबल हुई कलकत्ता में। इस घड़ी की खास बात यह है कि इसमें दो आदमी हैं। एक आदमी बाहर ही बैठा रहता जो ब्लैक स्मिथ है, और दूसरा आदमी बाहर निकलता है घड़ी के हर एक टाइम पर जब भी बजते हैं। जैसे कि 1 बजा तो वो बाहर निकलेगा, 2 बजा तो बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर 3 मिनट पहले निकलता है। जैसे अगर 1 बजने वाले हैं तो 12:57 पर ये आदमी बाहर निकलेगा, और वैसे ही 2 बजे के लिए, 3 बजे के लिए, यानी कि ये आदमी 12 घंटे में 12 बार निकलता है बाहर, और जितने भी टाइम हो रहा है उतनी बार ये घंटी बजाता है। जैसे अगर 1 बजेगा तो 12:57 में ये बाहर निकलेगा और एक बार घंटी बजाएगा। और अभी 3 बजने वाले हैं तो ये 2:57 में बाहर निकला है और घंटी बजाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरे को तो मालूम कहाँ है। तो जैसा आपने देखा 3 बज रहे थे और ब्लैक स्मिथ ने 3 बार घंटी बजाया। जैसे जैसे टाइम आएगा, यानी जितने बचेंगे उतनी बार ये घंटी बजाएगा। इस घड़ी के फेनोमेनन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनट तक ही चला। अब जो लोगों ने इस फेनोमेनन को देखे नहीं, उनके पास सेकंड चांस है कि वो 4 बजे देख सकते हैं, वैसे ही 5 बजे देख सकते हैं। हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए थी म्यूज़िकल क्लॉक। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये म्यूज़ियम सिर्फ 5 बजे तक ही खुला रहता है, और आपको मोबाइल के लिए भी अलग से टिकट निकालनी पड़ती है। अब हम आ गए हैं आइवरी सेक्शन में। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हाथी के दांतों से बनी हैं। टाइम पे सिर्फ इंडिया, चाइना, जापान और अफ्रीका में ही जो इतने लोग थे, बस वही आइवरी का काम करते थे। छोटी छोटी आइवरी की चीज़ें बनाने में 10 से 15 साल लग जाते थे। ऐसे हैंड क्राफ्टेड आइटम्स को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था, क्योंकि अगर एक इंसान अपने लाइफ के इतना 15 से 20 साल खर्च कर रहा है तो एज अ ऑनर माना जाता था कि उसने दूसरे इंसान के लिए इतना टाइम खर्च किया है, और एज अ गिफ्ट दिया जाता था। आपको जो चेयर देखने को मिल रही है वो किंग लुइस 16 इन्होंने गिफ्ट करी थी टीपू सुल्तान को। आपको ये छोटे पपेट्स या फिर मॉन्यूमेंट्स जो दिख रहे हैं वो किंग लुइस के ही हैं। उनकी मीटिंग्स और उनके स्टैचू को मिल रहे होंगे। अब हम आ गए हैं वेपन सेक्शन में। यहाँ पर 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक जितने भी वेपन्स, आर्मर्स और एम्यूनिशन थे वो सब रखे गए हैं। हमने जितनी भी तलवार है वो औरंगज़ेब की तलवार है, शाहजहाँ और बाकी एम्परर्स की भी तलवारें रखी हैं। उस टाइम पे गोल्ड आयरन कटिंग ज़्यादा फेमस हुआ करता था, और आपको हर एक तलवार में गोल्ड आयरन कटिंग देखने को मिलेगा। पर बड़ी से बड़ी तलवार से लेकर छोटी से छोटी तलवार भी है। छोटी तलवार उनके लिए जिनकी हाइट कम थी, और जो सेना में थे उनके लिए। हमारे सामने एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ है। एक नाइट का आर्मर है, एक योद्धा का। ये आर्मर यहाँ का नहीं है, फ्रांस का है। और इस आर्मर को ज़्यादातर जंग में यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी था। और आपको जितनी भी यहाँ पे तलवार दिख रही है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिनका वज़न 10-10 किलो है। जो तलवार आपको मैं बताने जानने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसा आप देख सकते हैं कि जब मैं जूम करूँगा तो आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये आयतें हैं जो अपने कुरान में से लिखी गई है, और ये पूरे तलवार पे लिखा गया है मिनीचर में। सिर्फ एक तलवार में नहीं, बाकी सारी तलवारों में आपको ये देखने को मिलेगा। उस टाइम पे ऐसे ऑर्नामेंट्स बनाना बिना किसी टेक्नोलॉजी और गाइडलाइंस के बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
एक तो ऑर्नामेंट्स बना लिए, फिर उसके बाद ऐसी कारीगरी और मिनिएचर स्टाइलिंग में हैंड रिटन नोट्स और अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करना भी आउटस्टैंडिंग बात थी। इंडियन हिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी रीजन के डायनेस्टी को अगर हम समझना चाहें, वहाँ के लोगों के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है और उसमें बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे समझने के लिए। अब हम आ गए हैं वेपन के राइफल सेक्शन में। दुनिया में राइफल्स और बंदूकें तो बनी हैं, लेकिन यहाँ पर इनके फर्स्ट मॉडल भी है गन्स के। यहाँ पर ऐसी भी गन्स हैं जो कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ते टाइम यूज़ करी गई थी। आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग टाइप की गन्स यहाँ पर रखी हैं। लंबी लंबी राइफल्स भी है, शॉर्ट गन्स भी है, बेरेट्टा पिस्तौल और वन टैप वन शॉट गन्स भी है। यहाँ पर आपको गन के बाजू में एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगी जो बोलते हैं गैलेंस। गैलेंस एक तो बने रहते थे आइवरी या फिर समंदर के शिप्स के। इनको इसलिए इस धातु का बनाया जाता था क्योंकि जो गन पाउडर है उसका डर रहता था कि अगर उसको ड्राई प्लेस पे रखे तो एक्सप्लोड हो जाएगा। आपको हर एक गन के बाजू में रॉड देखने को मिल रही होंगी, वो इस वजह से हैं क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले गन पाउडर फ्यूल करेंगे, पुशअप करेंगे, ब्लड डालेंगे और फिर फायर करेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस रहता था पहले के बंदूक चलाने का। आपको मैं वापस से एक बार एक इमेज बता देता हूँ यूरोपियन आर्मर की अच्छे से। अब हम आ गए हैं रेबेका स्टैचू सेक्शन में। वर्ल्ड में दो ही मोस्ट प्रीमियम मार्बल है, एक तो इटालियन मार्बल और राजस्थान मार्बल। यहाँ पर जितने भी स्टैचू देखने को मिल रहे हैं आपको, उनकी कॉपी है दुनिया में, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे स्टैचू हैं जिनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉपी नहीं है, सिर्फ एक ही है ये। एक तो रेबेका स्टैचू, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, कंसंट्रेशन और मेहनत की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि रेबेका स्टैचू में उसने दुपट्टा ओढ़ी थी और वो दुपट्टा एक एज अ ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, तो बहुत पतली लेयर बनानी पड़ी। पहले तो उनका पूरा फिज़िक बनाए, अगर फिज़िक बना देते तो दुपट्टा ख़राब हो जाता था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही टैलेंट वाले लोग इसमें जुटे थे। था मेरा आज का म्यूज़ियम का व्लॉग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट हैदराबाद के व्लॉग में।